हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पसंदीदा चैनल साईं एजुकेशन गुरु में। और मैं हूं नकुल प्रजापति। आज एक विषय हिंदी क्लास द्वादश आरोह भाग 2 के अंतर्गत पाठ जो नमक है, उस पाठ को हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। इस नमक का असलियत क्या है और उसके पीछे आज रजिया सज्जाद जहीर जी को लिखने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, इस पाठ में निहित भाव को हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इस कहानी में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन है। विस्थापित होकर के भारत में रह रही सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन कहता है। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया है, किंतु इनका हृदय क्रमशः लाहौर, दिल्ली, ढाका से ही जुड़ रहा है। कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। जिस जगह पर जिसका जन्म होता है वो आमरण तक उसका गुणगान गाते ही रहता है। इस पाठ में हम लोग देखेंगे जन्म स्थान का कितना मार्मिक महत्व है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थानों को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती है कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में ही है, चाहे ढाका हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। कहाँ मुलाकातें होती है, देखिए कीर्तन में भेंट होता है। साफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी, जहाँ एक सिख बीवी को देखकर उसे अपनी माँ का स्मरण हो आया, क्योंकि वो स्त्री उसकी माँ की हम शक्ल थी, एकदम हूब टू हूब माँ की जैसे ही मिलती जुलती चेहरा। साफिया को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, उसको तो लगा कि माँ ही वहाँ पहुँच गई है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उसकी तो हम शक्ल है। साफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर के सिख बीवी ने भी उनके विषय में जानकारी करनी चाहिए। घर की बहू ने बताया कि साफिया मुसलमान है जिसके भाई लाहौर में रहते हैं। ये उनसे मिलने का कल लाहौर जा रही है। अर्थात साफिया कहाँ जा रही है? अपने भाई से मुलाकात करने के लिए लाहौर जा रही है। सिख बीबी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और उसे वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, पहनावा, सैर सपाटे और जिंदा दिली आज भी याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। साफिया ने सांत्वना देने की दृष्टि से पूछा, क्या आप लाहौर से कोई स्वागत मंगाना चाहेगी? इसके उत्तर में बीबी ने थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट कर दी। कुछ नहीं, अगर जा रही हो तो मेरे लिए थोड़ा सा लाहौरी नमक को ला देना। अब क्या होता है, लाहौर से साफिया की विदा। साफिया लाहौर में 15 दिन अपने भाई के यहाँ रुकी। साफिया की इतनी खातिरदारी हुई, इतना प्यार मिला कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसे 15 दिन बीत गए। उन्हें मित्रों की शुभचिंतकों और संबंधियों से ढेर सारे उपहार मिले। यूँ भी कहिए तो मायके भी भाई के यहाँ बहुत सुंदर उसको सत्कार और आदर सत्कार मिला। उसने सिख बीबी के लिए एक शेर, अर्थात एक शेर जो वजन होता है 800 ग्राम का शेर होता है, 1 किलो से थोड़ा कम यानी 800 ग्राम का एक शेर नमक जो है सो लाहौरी नमक ले लिया था, क्योंकि वो जुबा दे चुकी थी किसको? सिख बीबी को। तो सामान की पैकेटिंग कर रही थी। इस बीच में किस तरह से वो नमक ले आती है, रास्ता में उन्हें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, उस समय सरकार में क्या क्या व्यवधान था, इसके बारे में पाठ में से देखेंगे हम लोग। पुलिस अफसर भाई से बातचीत। साफिया के भाई पुलिस अफसर है। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी था और अतः साफिया ने सौगात को ले जाने के संबंध में अपने भाई से बात की। एक बड़ा पुलिस अफसर था। साफिया के पूछने पर भाई ने बता दिया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे। वैसे भी भारत में नमक की कोई कमी नहीं है, तो क्यों इसके लिए झंझट को मोल लेती हो? साफिया ने बताया कि माँ की हमशक्ल एक सिख बीवी ने नमक मंगाया है और यह मैं स्वागत के तरह से ले जाना चाहती हूँ। तो तर्क के देने पर साफिया ने कहा कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं अपितु दिखा कर ले जाना चाहती हूँ। साफिया ने प्रेम, आत्मीयता व शालीनता को कानून से ऊपर मान करके नमक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट कर दी है। भाई के ये कहने पर कि आप नमक नहीं ले जा पाएगी, बदनामी अवश्य होगी। क्रोध की अधिकता में साफिया की आंखों में आंसू आ गए कि मैं आपको जुबा दे जुआ हूँ
और आज यदि लेके नहीं जाऊँ तो फिर तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। इधर भाई के अवसर होने पर उनको बड़ी खुशी थी कि भाई तो जो हमारी माने कह देंगे ले जाने के लिए, लेकिन प्रतिबद्धता ऐसा होता है कि बदनामी को सुन कर के उसके मन में दिलो दिमाग पर दूसरा काम आने लगता है कि अब क्या करें। अब देखिए आगे घटना क्या घटती है। लगभग नमक ले जाने की योजना। साफिया ने रात को सामान की पैकेटिंग कर ली, सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गए। किन्नू, अब जानते हैं संतरे की तरह का जो है सो माल्टे को मिला करके पैदा किया गया जो फल होता है वो माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह से नाजुक होता है, उसका नाम कीनू है। तो पाकिस्तान से जो हमारे देश में आता है फल है कीनू, और हमारे देश से जो पाकिस्तान की ओर जाता है केला। उस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई उसको रोक टोक नहीं, किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं होती है। साफिया ने नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी में नीचे छिपा देती है। उसने लाहौर आते समय देखा कि भारत जाने वाले केला ले जा रहे थे और पाकिस्तान से आने वाले लोग कीनू ला रहे थे। कस्टम वाले इन फलों की जाँच नहीं कर रहे थे। उसे विश्वास था कि इस प्रकार का नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा, अतः नमक को कीनू की टोकरी में छिपा दिया। लेकिन कहते हैं ना, चोरी का चीज़ बड़ा भयावह होता है। जैसे जैसे उसको याद होता है वो उसे उगल देती है, वहाँ से निकाल देती है। आगे देखिए मोड़ क्या होता है। साफिया का स्वप्न। सामान की पैकेटिंग के बाद साफिया हो गई। वो लाहौर के घर के लिए सौंदर्य, यहाँ के परिवेश, भाई मित्रों और संबंधियों के संबंध में स्वप्न देख रही है। उसे भतीजों की भोली भाली बातें याद आ रही है। कल चले जाना और फिर कब आने का कभी ना आ पाने की चिंता। फिर स्वप्न कह रहे हैं कि किस तरह से वहाँ सम्मान मिला, मान सम्मान मिला। सभी बोल रहे थे कल चले जाओगे तो फिर कब आओगे, ऐसी ऐसी बातें वो स्वप्न में देख रही है। सिख बीबी और उसकी आंख से निकले हुए आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला उसे भी दिखाई दे रहे हैं। अचानक उसकी आंखें खुल गई क्योंकि नींद में उसका पैर कीनू की टोकरी में जा पड़ा था। जिनको देखते समय उनके दोस्त ने कहा था ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अब तो कहना क्या था, जिसको स्वप्न देखा उसी में लात मार दी और कीनू की टोकरी से नमक अलग हो गए। अब घटना देखिए आगे की मोड़ में क्या है। ट्रेन में साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बीवी बैठी। साफिया सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि किस टोकरी में कहाँ पर नमक छुपा कर रखी है। अब सभी जानते हैं गैरकानून होने के कारण ये थोड़ी सी नमक ले जाने में इसको कितनी मुसीबतें आ गई है। जब उसका सामान जांच के लिए कस्टम वालों के पास जाने लगा तो साफिया को हल्का सा कंपन हुआ। उसने तय कर लिया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ले जाएगी, अतः उसने नमक की पुड़िया निकालकर बैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर से चला तो उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बता दी। समस्या से पहले साफिया ने पूछ लिया था कि क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी ने अपना वतन दिल्ली बताया था। फिर कहना क्या, इनको कुछ तो आस में आस आ गया कि अब चलो यहाँ पर रोक टोक नहीं हो पाएगा, क्योंकि छुपा के नहीं ले जा रही है बल्कि वो दिखा कर निकाल रही है। इसी आधार पर हम लोग देखेंगे आगे। साफिया की हिम्मत बढ़ गई। उसने हैंडबैग से पुड़िया निकाल करके मेज पर रख दी। साफिया ने सारी कहानी सुना दी। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब साफिया चलने लगी तो कस्टम अधिकारी ने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह से गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। साफिया ने अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जमा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को ये नमक देते वक्त भी मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाता है, नहीं धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही थी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतर आई, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुए। साफिया सोचती रही, एक जवान, एक सी सूरतें और लिबास एक जैसा, जो लहोजाज एक जैसा अंदाज, एक तरह की बोली, दोनों में हाथों में भरी हुई बंदूकें हैं। अब कहना क्या। इतना सब कुछ होने के बाद भी परिस्थिति कैसा बना हुआ है देखिए आप लोग मोड़, कि अब क्या करेगी, कैसे नमक को लेके जाएगी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके लिए डब्बे में सामने कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। साफिया ने अपना हैंडबैग खोल करके पुड़िया निकाल करके कस्टम अधिकारी से कहा कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है। साफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने साफिया की बात गौर से सुनी और साफिया के सामान का ध्यान रखने के निर्देश देते हुए साफिया से कहा, इधर आइए जरा। और क्या हुआ देखिए, इधर आइए जरा के बाद अधिकारी साफिया को प्लेटफॉर्म के कमरे में ले गया, सम्मान से बिठाया, चाय पिलाई और फिर एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था शमसुल सलाम की तरफ से सुनी
सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ ढाका 1946। साफिया के पूछने पर सुनील दास गुप्ता ने बड़े गर्व से कहा था, मेरा वतन का ढाका है। बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। विभाजन के बाद वर्ष पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरा मित्र ने मुझे ये किताब दी थी। सुनील दास ढाका की याद में खो गया और कहने लगा, वैसे तो डाब कोलकाता में भी होता है, मिलता है, जैसे नमक यहाँ होता है, तो हमारे यहाँ के डाब की बात ही क्या है। और हम लोग देख लेते हैं, दोनों में उदाहरण देने शुरू कर देते हैं। और यहाँ का नमक, यहाँ की डाब, और प्रशंसा करते करते बात आगे की ओर बढ़ता है और किस तरह से सुनील दास और आगे याद कराते हैं, बात को हम लोग देखते हैं। हमारी ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। और पुड़िया साफिया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगा। पीछे पीछे साफिया चली। वो नीचे सीढ़ी के पास सर झुकाए चुपचाप खड़ा था। साफिया सोच रही, वतन कहाँ है, कस्टम किधर आ गए। दोनों ओर सीमाओं में एक ही प्रकार की भावना वाले लोग रहते हैं, केवल उन्हें सीमाओं ने एक दूसरे की अपनी भावना का अंदाज प्रदान करने के लिए रोका था। इतना करने के बाद ही थोड़ा सा नमक ले जाने में कितनी मैंने मुसीबतें हो गई, कितना प्रकार से उसको झंझट हुआ, कितना हृदय कंपन हुआ, कितना डर हुआ। खुला बात रखने के बाद भी किस तरह का बात सुनने को मिला, इस पाठ में हम समझ सकते हैं। थोड़ी सी बात हो जो गैर कानूनी हो, वो गैर कानून होता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो। इस पाठ में हम लोग इसी का वर्णन किए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।